BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो ये रेडी केस फाइल रेडी था। मेरी मम्मी ने बताया कि उनका ब्लेसिंग्स लो, नहीं कि फीस। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? जुनून आ जाना चाहिए कि ये करना ही है, कैसे भी करके। घोड़े का वैल्यू है, इसीलिए उनका इंश्योरेंस होता है। गधों की वैल्यू नहीं होती है, इसके लिए उनका इंश्योरेंस नहीं होता है। ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ए रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से जिन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ काम करके, बहुत ही मेहनत के साथ काम करके आज अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस को एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। इनका नाम मिस्टर तुषार जोशी है और तुषार जोशी मुंबई से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर तुषार जोशी जी से और उनसे उनकी अब तक की जो बिजनेस जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में जानते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तुषार जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तुषार जी, थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स माय ऑनर टू बी विथ यू सर। वेलकम सर। तुषार जी, आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं। आपकी अब तक की जो कार्य करने की जो जर्नी रही है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो तुषार जी, आपने काम करना कब शुरू किया? आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम शुरू करने से पहले आपने कौन सा काम करना शुरू किया और कब करना शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताइए तुषार जी। इन द ईयर करीब 1984 में जब मेरा एसएससी क्लियर हुआ, मैं कॉलेज ज्वाइन हुआ, तभी मेरा स्कूलिंग के बाद जब जैसे कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड्स साथ में जुड़ जाते हैं और कॉलेज खत्म होने के बाद नॉर्मली जो एंजॉयमेंट का पीरियड था, तभी मेरे कई सारे जो ग्रुप के फ्रेंड्स थे उनके खुद के पिताजी का बिजनेस हुआ करता था। किसी का वो अपना बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस, टाइल्स वगैरह सप्लाई का बिजनेस था, किसी का इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स थे और किसी का फैक्ट्री था। तो वो लोग रेगुलरली कॉलेज खत्म होते ही अपने डैडी के ऑफिस में भाग जाते थे। तब मुझे लगता था तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो व्हाई डोंट आई जॉइन माय फादर्स ऑफिस ऑल्सो। लेकिन मेरे पिताजी सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के एडवोकेट थे, वो आज भी इज प्रैक्टिसिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको भी ऑफिस में हेल्प करूं। लेकिन पिताजी ने बताया पहले ग्रेजुएट हो जाओ, बाद में ऑफिस में आओ। अच्छा, ओके। लेकिन तो जब मैं 12th क्लियर कर लिया और उसमें इनकम टैक्स सब्जेक्ट भी था, तो वो हिसाब से थोड़ा बेसिक नॉलेज आने लगा। तो पिताजी मुझे इनकम टैक्स इंडिविजुअल रिटर्न्स वगैरह फाइलिंग करने देने लगे। अच्छा, तो 12th के बाद में आपने जो है 12th के बाद से ही आपने इमीडिएटली काम करना शुरू कर दिया था पिताजी के साथ? करेक्ट। इनकम टैक्स फाइलिंग का कुछ काम होता था, क्या होता था? इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग, इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग। ओके। तो वहीं से फिर आपने आपकी पढ़ाई भी चालू रखी साथ में? हाँ, उसके साथ साथ में मैं बीकॉम ग्रेजुएट भी हो गया और यस, और मैंने एलएलबी भी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्चगेट एलएलबी भी ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो फिर आप इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में कैसे आए? फाइनेंशियल एडवाइजरी में आपका आना कैसे हुआ? हाँ, इट इज जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग का काम कर रहा था, तो उस टाइम सभी क्लाइंट को अपना एटीसी, एटीडी डिडक्शंस के लिए इन्वेस्टमेंट करना रहता था। तो या एलआईसी, पीपीएफ, मेडिक्लेम, तो उनके लिए मैं क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट प्रूफ मंगा रहा था। और एक बार एक क्लाइंट ने जो एटीडी डिडक्शन मैंने पूछा तो बोले अभी इस टाइम नहीं करना है। मैं बोला उसके लिए रीजन पूछा, तब उन्होंने बताया कि मेरा कुछ क्लेम था और कुछ मिला नहीं मुझे क्लेम, तो अभी से भरना जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। तब मुझे लगा कि चलो इनको कुछ हेल्प करें। और उन्होंने भी मुझे बताया तो आप लॉ कर रहे हो तो मेरे लिए केस फाइट करो ना। अच्छा। और वो हिसाब से आउट ऑफ, और यंग था तो थोड़ा पैशन भी था कि चलो, और कॉलेज में भी क्या है, डमी फाइल्स देते थे। अच्छा, कि आप इसके लिए फाइट करो।
तो मेरे लिए तो ये रेडी केस फाइल रेडी था, तो मुझे भी लगा कि क्यों ना चलो रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्चुनेटली मैंने वो केस रिप्रेजेंट किया, रीओपन करवाया और लकीली इट गॉट सेटल्ड। तो थोड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आ गया। ओके ओके, तो आपने ये सेटल किया, लेकिन फिर आपकी एंट्री कैसे हुई इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम में? कैसे एंट्री हुई? हाँ, इंश्योरेंस एक्चुअली यानी जैसे एक केस हो गया और बाकी सब क्लाइंट्स को भी पता चला और सामने से वो उनके रिलेटिव्स या किसी का तकलीफ हुआ तो आने लगे और मुझे भी तो उसमें थोड़ा मजा आने लगा। और उस टाइम सब नॉर्मली क्या था कि हर एक क्लेम सेटल होता है तो परसेंटेज फीस चार्ज करते थे, और जो आज भी लोग कर रहे हैं। लेकिन जब इसके लिए मैंने मेरी मम्मी से डिस्कस किया कि सब ऐसे फीस चार्ज कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, तो कितना पैसा लेना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा आप ऑलरेडी वो दुखी है बेचारे, उनको क्लेम का जेन्युइन पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, तो उनका ब्लेसिंग्स लो, नहीं कि फीस। और अच्छा, ओके। हाँ जी, तो मैंने आज तक भी किसी जो भी अपने क्लाइंट आते हैं या उनके रिश्तेदार से आते हैं तो आज भी उसके लिए उनको हेल्प करता हूँ बिना फीस चार्ज किए। करेक्ट करेक्ट। और इंश्योरेंस की जैसे आपने बात की, तो इस तरह से मुझे इंश्योरेंस में पैशन तो आ गया था। और एक बार जब मेरे दोस्त ने मेरे घर पे आए थे, मेरे पिताजी को मेरे लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए। अच्छा, ओके। तो मेरे पिताजी ने बोला, मालूम था डैडी को कि ये मेडिक्लेम वगैरह में सब क्लाइंट को हेल्प कर ही रहा है, तो LIC के लिए मेरे पिताजी ने उनको बोला कि इनको भी इसके लिए भी थोड़ा कुछ सिखा दो तो सबको हेल्प कर सके। तो नेक्स्ट डे वो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को लेके मेरे घर पे आ गए वापस और मुझे LIC का एनरोलमेंट करा दिया एज एजेंट। अच्छा, दैट वाज अबाउट 1989-90 89-90 में इंश्योरेंस से जुड़ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 84 से आपने इनकम टैक्स रिटर्न का काम करना शुरू किया था। तो एनीवे आपकी बहुत सारे लोगों के साथ में जान पहचान तो हो गई होगी। करेक्ट। तो बिजनेस एक्वायर करने में क्या आपको कोई तकलीफें आई जब आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसे देखेंगे तो सेट क्लाइंट्स मेरे को ऑफिस से ही आ रहे थे। और जैसे इवन आई डिड माय आफ्टर LLB कर रहा था, साथ में मैं टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन से भी जुड़ गया था, जो मेरे टैक्स एसोसिएशन है और सेल्सेक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, तो उनसे भी मैं जुड़ गया था एज ए कमेटी मेंबर। और करीब 2006-07 में मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बन गया ऑल ओवर महाराष्ट्र। अच्छा, हाँ, तो यानी मेरा सर्कल ऑल ओवर महाराष्ट्र भी बढ़ रहा था। और उस टाइम मेरे जो फ्रेंड्स थे उनसे ही रेगुलर बिजनेस आने लगा और बहुत सारे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स में भी मैं जाता था, केस के लिए जाता था। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स या ट्रिब्यूनल जजेस, उनसे भी रेगुलर मुलाकात होती थी। तो उनका भी काम मैं रेगुलर करने लगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो किसी प्रकार की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कोई चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? फॉर्चुनेटली आई वुड से नो, टचवुड अभी तक कोई तकलीफ आई नहीं है। सुपर, बहुत बढ़िया। तो आसानी से आप जो है अपने बिजनेस को जो है ग्रो करते रहे, आसानी से ग्रो करते रहे, आपको किसी ज्यादा चैलेंजेस का आपको सामना करना नहीं पड़ा? नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 89-90 से आपने, तुषार जी बताया कि आपने अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करना शुरू किया। तो 89-90 से आज 2021 हो गए हैं, कौन कौन से माइलस्टोन को आपने हासिल किया है अब तक, तुषार जी? माइलस्टोन कहा जाए तो इनफैक्ट कंसिस्टेंटली लास्ट 28 इयर्स से मैं MDRT क्वालिफाई कर रहा हूँ। सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई माइलस्टोन आपने हासिल किए? अगेन जैसे मैंने बताया, मेरे 2006-07 आफ्टर ज्वाइनिंग बाय LLB मैंने डिप्लोमा इन टैक्स मैनेजमेंट किया, जो मेरे प्रोफेशन में काम आ सके। फिर मेरे टैक्स प्रैक्टिस एसोसिएशन ऑल ओवर महाराष्ट्र में मैं प्रेसिडेंट बन चुका था इन द 2006-07। अगर आज की तारीख में तुषार जी मैं पूछूं, यस प्लीज कंप्लीट कीजिए। हाँ, एंड एज आई सेड अर्लियर, MDRT कंसेक्यूटिवली लास्ट 28 इयर्स से अचीव कर रहा हूँ। परफेक्ट।
अगर मैं आज की तारीख में पूछूं तुषार जी, आप किस मुकाम पर बैठे हैं, कितने ऑफिसेस हैं, कितने स्टाफ हैं आपके, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, करेक्ट। उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे आज फोर्ट में, मुंबई में फोर्ट में प्रोस्पेक्ट हाउस बिल्डिंग में 2 ऑफिसेस है। एंड द फर्स्ट फ्लोर एंटायरली बिलोंग्स टू मी एंड मेरे वहाँ पे 12 ऑफिस स्टाफ है जो मेरे क्लाइंट्स को कैटर करते हैं। आई वुड से माय एक्सटेंडेड फैमिलीज, दे आर माय एक्सटेंडेड फैमिलीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने माइलस्टोन हासिल किए हैं तुषार जी, आप लगातार एमडीआरटी करते रहते हैं, आज 2 ऑफिसेस हैं आपके, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही, क्या सोच है आपकी, या क्या तरीका है आपके काम करने का जो लगातार आपको जो है ये ग्रोथ दिला रहा है तुषार जी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से नंबर 1, पहले से मेरा नेचर हेल्पिंग नेचर रहा है। सो कोई भी क्लाइंट मुझे फोन करता है तो कुछ भी काम के लिए, यानी तो मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। तो वी कैन कंसिडर इट इज माय बैड हैबिट और गुड हैबिट। लेकिन तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लाइंट के मोबाइल में तो इतने सारे कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, लेकिन वो मुझे फोन किया है तो आई शुड बी प्राउड ऑफ दैट, एंड मैं जो मेरी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ मैं करता हूँ। सो नंबर 1, आई एम ड्यू टू माय हेल्पिंग नेचर। सेकंड, आई वुड से कि बहुत सारे क्लाइंट मुझे ट्रबल शूटर या गो टू पर्सन ही समझते हैं। कुछ भी फोन हुआ, प्रॉब्लम हुआ, इवन मैट्रिमोनियल केस आई वुड शेयर। बहुत सारे क्लाइंट्स में जाते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल भी पता रहता है हमें, तो पूछते हैं अभी अपनी लड़की इतने साल की हो गई है, कुछ आपके सर्कल में या ध्यान में हो तो बताइए। इवन कोई लड़के के, और सबके बायोडाटा अपने लैपटॉप में तो रहता ही है, तो और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इतनी बार हम जाते हैं उनके घर पे तो उनका नेचर भी पता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी पता रहता है। वो जैसे भी ऐसे करीब 2-3 केसेस मैंने कनेक्ट करके दिए है और दे आर हैप्पीली मैरिड नाउ। तो उनकी शादी भी आपने करा दी, और अब जो नया मेंबर आया है उनका भी इंश्योरेंस ऑटोमेटिक सर आ गया। बहुत बढ़िया, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी यार, गुड स्ट्रेटजी। और इवन आई स्ट्रांगली बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ओके, दैट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जैसे बताऊं, मैं पहले प्रोस्पेक्ट हाउस जहां मैं अभी आज भी बैठा हूं, ये मेरे ऑफिस के सामने वाली ऑफिस मेरी थी। दैट वाज कंपैरेटिवली इससे थोड़ी छोटी थी। तभी मैं मेरे टेबल पे बैठता था और सामने ग्लास का दरवाजा था और सामने ये ऑफिस दिख रही थी। तभी मैं सोच रहा था कि क्यों ना ये ऑफिस अपनी हो जाए। ओके। और ये विजुअलाइजेशन करते करते करीब 1.5 साल में, दिवाली के टाइम में, वो मेरे जिनकी ऑफिस थी चार्टर अकाउंटेंट ही थे, वो विश करने आए थे। तभी वो अंकल को मैंने बताया, अंकल अभी आपकी एज हो गई है तो आप क्यों ना अपना नियर बाई इतना लंबा ट्रैवल करो। सांता क्रूज रहते थे और एक वाशी में, दोनों पार्टनर्स थे, वाशी रहते थे, इतना लंबा ट्रैवल क्यों कर रहे हो? अच्छा। और ही गॉट कन्विंस, बोलते हाँ वही सोच रहे हैं हम भी। और उन्होंने तभी जैसे ही हाँ बोला, मैंने जेब में से टोकन दिया, निकाल के दे दिया, अब जो प्राइस बोलो मेरे को ये ऑफिस चाहिए। सो दैट वाज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो मेरे ऑफिस एक्वायर कर लिया, आज भी मैं वही ऑफिस में बैठा हूँ। क्या बात। सेम वे देयर वाज आल्सो इंसिडेंट, बिकॉज व्हाई आई एम शेयरिंग इज ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन रियली इट हेल्प्स। मेरे जहां मैं रह रहा हूँ उसके एडजॉइनिंग फ्लैट है, तो मेरी जब डॉटर बॉर्न हो गई तो मेरी वाइफ बोलने लगी, अभी इट वाज 1 बेडरूम हॉल किचन, तो क्यों ना अभी बड़ा फ्लैट ले लेते हैं। और मेरे फ्लोर पे ही एक लास्ट कॉर्नर में, लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक फ्लैट सेल हो रहा था, तो मेरी वाइफ ने बताया कि हम ये फ्लैट ले लेते हैं। तो मेरा नहीं, अपना राइट में एडजॉइनिंग वॉल कौन सा, ये फ्लैट है, हम यही फ्लैट लेंगे। अच्छा। तो मेरी वाइफ बोलने लगी, आपको लेना नहीं ले, इसे बहाना निकाल रहे हो कि जो मिल रहा है वो लेते नहीं, और बोल रहे ये निकाल, जब जाएंगे तो वो जाने वाले नहीं और इसलिए आप लेने वाले नहीं है, यही बोल रही थी। लेकिन फॉर्चुनेटली करीब 6 महीने में उन्होंने आके बताया कि हम लोग वाल्केश्वर शिफ्ट होना प्लान कर रहे हैं, तो आपको क्या इंटरेस्ट है क्या? तो इमीडिएटली इवन दैट फ्लैट आल्सो आई बॉट इट, एंड लकीली आज भी वो फ्लैट में मैं रह रहा हूँ। दैट इज अ बिगर फ्लैट। क्या बात, क्या बात। और इवन आई आल्सो डिसाइडेड कि बिफोर आई टर्न 50 मेरे को एक मेरा खुद का फार्म हाउस बनाना है, जो मेरा ड्रीम था। और
in fact, at the age of 45 only, I completed that. I bought a land and constructed my new farmhouse at Malshed. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है तुषार जी, कुछ ट्रिक देंगे इसकी? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जस्ट जैसे नींद में भी यानी जुनून आ जाना चाहिए कि ये करना ही है कैसे भी करके। यानी आप जा रहे हो, सो रहे हो तो भी माइंड में इंटरनल माइंड काम करना चालू होना चाहिए कि इसके लिए मुझे अभी क्या करना है, व्हाट एक्शन आई हैव टू टेक। और फॉर्चुनेटली बोलते हैं ना, नेचर ऑल्सो सपोर्ट्स अस। करेक्ट करेक्ट, मतलब मैंने जो चीज हासिल करनी है बस उसके बारे में ही विजुअलाइज करते रहना है। करेक्ट करेक्ट, एज इफ आई एम एंजॉयिंग दिस, एज इफ विजुअलाइज एज इफ आई एम सिटिंग इन दिस न्यू बंगलो, आई एम एंजॉयिंग वीकेंड ओवर देयर। और आज भी मैं एवरी वीकेंड फ्राइडे आफ्टरनून ऑफिस से निकल जाता हूँ, सैटरडे संडे वहाँ एंजॉय करता हूँ विथ माय ऑल फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तुषार जी, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए आपकी लाइफ में हुआ हो जिसे आप टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद में फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने बहुत तेजी से जो है वो ग्रो करता ही गया। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके पास है शेयर करने के लिए? हाँ, ओके। टर्निंग पॉइंट यानी मैं बताऊं, जब मैं LIC से एजेंट बन गया था, एडवाइजर, तभी करीब 1 या 2 साल के बाद एक बार मैं ब्रांच में विजिट करने गया था। कुछ ब्रांच मीटिंग थी तो मेरे DO ने बोला, इनवाइट किया था कि आप एक बार तो ब्रांच में आओ, क्योंकि हर टाइम जो भी पहले काम था वो मेरे ऑफिस से आते थे, और क्योंकि मैं प्रोफेशन में टैक्स प्रैक्टिस में था तो वो मेरे ऑफिस में आते थे। जो भी प्रपोजल कुछ क्लाइंट का है या कोई क्लाइंट आने वाले अपॉइंटमेंट था तो वो आके कन्विंस कर लेते थे। यानी मेरा ऐसे इनिशियली कुछ रोल नहीं था एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर। तो एक बार मैं जब ब्रांच में विजिट करने गया था, तभी उस टाइम अपने जो MDRT क्वालिफायर्स है उनका नाम बड़े डेकोरेशन से, थर्मोकोल से डिजाइन करके टॉप में LIC ब्रांच में लगाते थे। तो जब मैंने विजिट किया ब्रांच में, तभी एजेंट का नाम पढ़ा तो मैं पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस, फॉर क्या वजह से उनका नाम प्रिंट हुआ है, MDRT क्या है। ऑनेस्टली तब तक मुझे MDRT का कुछ भी पता नहीं था। तब उन्होंने बताया कि कुछ 10 लाख का प्रीमियम कर दो, फ्रेश ट्रेडिशनल, और आपका नाम भी इधर आ जाएगा। एंड लकीली, एज आई सेड, स्ट्रांगली आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं सोते जागते भी सोच रहा था LIC के वॉल पे अपना नाम आ गया है, आ गया। और सेम ईयर आई क्वालिफाइड फॉर MDRT ऑल्सो। सुपर्ब सुपर्ब। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपने गोल पकड़ा, वो गोल जो है वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। बिकॉज ऑफ दैट गोल आप बार बार उस गोल को हासिल करते हैं। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो तुषार जी, अब आपका क्या विजन है, अब आपका क्या गोल है आज की तारीख में? मेरा ड्रीम तो है सर, टॉप ऑफ द टेबल अचीव करना, और आई वांट टू कैरी आवर नेशनल फ्लैग टू MDRT USA कॉन्फ्रेंस। बहुत बढ़िया, टॉप ऑफ द टेबल करना, ये आपका ड्रीम है आज की तारीख में, ये आपका गोल है आज की तारीख में। क्या कर रहे हैं आप इसके लिए तुषार जी? क्या आपने इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या कर रहे हैं आप, एक्शन क्या है? स्ट्रेटेजी मींस बेसिक, उसमें तो सर मैक्सिमम आई एम ट्राइंग टू मीट द मैक्सिमम पीपल, एंड प्लस आई एम गेटिंग गुड रेफरेंस फ्रॉम द क्लाइंट्स जितना अपना। एंड अगेन, आई नेवर रन आफ्टर द कमीशन। माय मिशन इज फर्स्ट टू इंश्योर द पीपल, जो उनके गोल्स है वो अचीव होने चाहिए। आई एक्चुअली जो क्लाइंट आते हैं उनका विजुअलाइज करता हूँ, उनके लाइफ में क्या क्या टर्निंग पॉइंट आ सकता है, वो हिसाब से ही मैं पूरा प्लान डिजाइन करता हूँ। एंड आई ट्राई टू कन्विंस देम कि ये मेरे हिसाब से आप होना चाहिए। दीज आर द लाइफ गोल्स, माइलस्टोन्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। यू प्लान फॉर दिस एंड यू अचीव, यू विल बी एबल टू अचीव। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आप क्या करते हैं? नए लोग आपके साथ में जुड़े, इसके लिए आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर दैट? नए क्लाइंट्स ऐसे तो मेनली, एज सबको पता है, इट इज माउथ पब्लिसिटी ओनली। माउथ पब्लिसिटी से ही बिजनेस अपना, और सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, जो मैंने बताया नंबर ऑफ केसेस फाइट करता हूँ, तो उसकी वजह से ही सामने से सब आते हैं। क्यों, नॉर्मली हर सर्कल में कोई ना कोई किसी का भी क्लेम रिजेक्ट हुआ रहता ही है, और कोई एजेंट उसके लिए हेल्प नहीं करते।
तो वो सामने से लेके आते हैं, ये दुखी आत्मा है बेचारे को, किस हेल्प करो, और वो इनडायरेक्टली वो नेक्स्ट ईयर से अपने पास ऑटोमेटिक बिजनेस लेके आ ही जाते हैं कि आपने मुझे इतना हेल्प किया है, और खुद के नहीं लेकिन उनके सर्कल वाले के भी सब बिजनेस आ जाता है। करेक्ट। तो आपको नए कस्टमर लाना ये आपकी चिंता नहीं है, कस्टमर्स तो आ ही रहे हैं, उनको सिर्फ आपने जो है सही तरीके से चैनलाइज करना, यही आपका आज की तारीख में मेन जो है वो काम है, उसी पे आप जोर लगाना है आपको। यस यस, आई ऑलवेज से मीट द पीपल, सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड यू आर बाउंड टू गेट द रिजल्ट। वो मराठी में नॉर्मली कहते हैं ना, काही केल्याशिवाय काही भेटत नाही आणि केलेल्या कधी फुकट जात नाही। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुषार जी, देखिए आपने कहाँ से एज ए इनकम टैक्स रिटर्न का आपने काम शुरू किया, और आज जो है आपने लगातार कई सारी एमडीआरटी कर लिया, 28 एमडीआरटी कर लिया आपने बताया। जी, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तुषार जी, आपकी ये जो बिजनेस की जर्नी रही है, ये आपकी जो काम करने की जर्नी रही है, बहुत ही मजेदार जर्नी है तुषार जी, बहुत गहरी, एक्चुअली अगर ध्यान से सुना जाए, समझा जाए तो बहुत गहरी सीख है आपकी इस जर्नी में। और तुषार जी, आपने अपनी जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया, आपकी कई सारी बातें आपने हमारे साथ में शेयर की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक मेरा इंसिडेंट मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, विच विल बी हेल्पफुल टू अवर पीपल। एक बार मेरे एक एडवोकेट फ्रेंड ही थे जो कलकत्ता में बेस्ड थे, और उनको बहुत साल से मैं उनको सजेस्ट कर रहा था कि आप अपना इंश्योरेंस करा लो, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल हमें मालूम है कि कुछ पेंशन मिलने वाला नहीं है, हमको ही खुद पैसिव इनकम जनरेट करनी है। तो मैं समझा रहा, लेकिन वो समझ नहीं रहे, तो बोले नहीं करेंगे, कभी करेंगे, मैं जब बम्बई आऊंगा तब कराऊंगा। लेकिन कई बार बम्बई आए, मिले मेरे ऑफिस में, लेकिन नहीं करा रहे थे। तो एक बार उन्होंने कलकत्ता से मुझे फोन किया कि मेरा एक दोस्त है, उनका स्टड फार्म है, घोड़े का फार्म हाउस है बड़ा, तो उनके घोड़े मुंबई में रेस कोर्स में रेस में आने वाले हैं, तो मेरे को उनको उनका इंश्योरेंस करवाना है, तो आप क्या हेल्प कर सकते हो? तो जैसे मेरा नेचर है, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन मुझे उसका एबीसी मालूम भी नहीं था कि क्या करना है। तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे मैं जाके मेडिक्लेम जो जनरल इंश्योरेंस है ऑफिस में पहुंच गया कि ऐसा ऐसा केस है, तो क्या हम कर सकते हैं इंश्योरेंस? तो उन्होंने बता दिया कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, आप वेटरनरी डॉक्टर, 2 डॉक्टर सर्जन होने चाहिए, उनका सर्टिफिकेट, फिटनेस, घोड़े का फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आइए, मेडिकल करा लीजिए, और प्रपोजल रखिए, उनकी वैल्यू कितनी है। आई वाज सरप्राइज, एक घोड़ा अराउंड 30-40 लाख का था, और 3 घोड़े का इंश्योरेंस करना था। ओके। तो लकीली वो सब एक वीक में सब हो गया। तो मैंने उनको थैंक्स करने के लिए फोन किया कि थैंक यू, आपने रेफरल दिया था और उनका काम हो गया है। तो ही वाज आल्सो सरप्राइज, बोलते क्या ये घोड़ों का भी इंश्योरेंस होता है क्या? तब मैंने उनको बताया, सर घोड़े का वैल्यू है इसीलिए उनका इंश्योरेंस होता है, गधों की वैल्यू नहीं होती है इसके लिए उनका इंश्योरेंस नहीं होता है, जो मानते भी नहीं है उसमें। तब उनको क्लिक हुआ, बोलते मेरे को टोन मार रहे हैं आप, लेकिन अभी पक्का 1 करोड़ का मेरा इंश्योरेंस कर दे। अच्छा। लकीली आई क्लोज द डील आल्सो। ग्रेट। तो आपका ये एक्सपीरियंस वाकई में बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित करता है इंश्योरेंस लेने के लिए। तो क्या आप इसका इस्तेमाल करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, ये एक्सपीरियंस का? जी यस, ऑफ कोर्स। जो बोल रहे हैं ना कि हॉर्स का वैल्यू है, गधे का वैल्यू नहीं है। एंड वी कंसीडर आवरसेल्फ एज ए क्रिएटर, तो क्रिएटर का ही इंपॉर्टेंस है, क्रिएशन का नहीं है। करेक्ट। वही हम समझाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि यू आर द गोल्डन हैन लेइंग गोल्डन एग्स। करेक्ट। तो आपका ये एक्सपीरियंस, मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि आपकी ये जो जर्नी का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, उसमें आपका ये एक्सपीरियंस सोने पे सुहागा का काम करेगा तुषार जी। थैंक यू सर। फैंटास्टिक तुषार जी, आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस और अपनी जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तुषार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।